हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2। इससे पहले मैंने इसका सेट 1 ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। आप किसी भी बोर्ड से हो उसे मतलब नहीं है, अगर आपका हिस्ट्री का बुक में चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद अवेलेबल है तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे 1 का एग्ज़ाम आने वाला है जो कहीं कहीं में हाफ ईयरली एग्ज़ाम के नाम से भी जाना जा रहा है। उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपके फाइनल में भी जरूर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला सेट में हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे 31 से। 31 में आपका दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता के रूप में किसे दिखाते थे, महिला, देवता, ड्रैगन या सिंह को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला को दिखाते थे। दूसरा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को या लेनिन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो को। इसके बाद हम लोग आते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। 33 में आपसे पूछा गया, सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक है यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किसने लिखा था, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, दिदरो ने या वोल्टेयर ने। तो 33 का हो जाएगा 1 नंबर, ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद आते हैं 34 में, जिसमें पूछा गया है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ। ये कथन किसका है, मैथ्सनी का, वोल्टेयर का, रूसो का या दिदरो का। तो 34 का हो जाएगा 3 नंबर, ये कथन रूसो के द्वारा कहा गया था। 35 में आपसे पूछा गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वो सर्वत्र जो है बंधनों से जकड़ा हुआ, ये कथन किस दार्शनिक का था, दिदरो, वोल्टेयर, रूसो या मॉन्टेस्क्यू। तो 35 का हो जाएगा 3 नंबर, ये कथन रूसो का है। इसके बाद हम लोग 36 में आते हैं, जिसमें दिया गया द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो या रूसो। तो 36 का हो जाएगा 2 नंबर, ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 37 में आते हैं, जिसमें पूछा गया है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। क्या क्वेश्चन है, विश्वकोश। आपके ऑप्शन है रूसो, वोल्टेयर, दिदरो या निकर। ये 37 का हो जाएगा 3 नंबर, ये दिदरो के द्वारा किया गया था। इसके बाद आते हैं 38 में, जहां पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789, 4 जुलाई 1776 या 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। तो 38 का हो जाएगा 1 नंबर, 14 जुलाई 1789 को ये हुआ था। इसके बाद हम लोग आते हैं 39 में, जिससे पूछा गया, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति का देन है, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या भारतीय क्रांति। तो ये हो जाएगा आपका किसका देन है, फ्रांसीसी क्रांति का देन है। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर में, जिसमें पूछा गया है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय शासन किसका था, लुइस 14, 15, 16, 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, लुइस 16 का। आपको कमेंट में बताना है कि ये कब राजगद्दी पे बैठा था और कब इसको उतार के फेंक दिया गया था, आई मीन इसको हटा दिया गया था। इसके बाद 41 में आपसे पूछा गया है, चुने हुए नागरिकों के समूह यानी नेशनल असेंबली द्वारा क्या केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। यहाँ ऑप्शन दे दिया गया, क्या सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक आयात निर्यात की शुल्क समाप्ति, माप तोल की एक समान व्यवस्था या इसमें सभी। तो 41 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, क्योंकि ये सारा ऑप्शन उसमें अवेलेबल था। इसके बाद आपका 42 में पूछा गया है, लिब्रे जो है वो क्या है, फ्रांसीसी मुद्रा, फ्रांसीसी कानून, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था या फ्रांस में प्रचलित कोई व्यवस्था, ठीक है, कर व्यवस्था। तो 42 का क्या हो जाएगा 1 नंबर, ये क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रांसीसी मुद्रा के रूप से जाना जाता है। 43 में आपसे पूछा गया, फ्रांसीसी राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य यूरोप के लोगों को किससे मुक्त कराना था। आपके ऑप्शन ठीक से देखा कीजिएगा, किससे मुक्त कराना था, उदारवाद, तानाशाही, रूढ़िवादी या उपयुक्त सभी। तो 43 का हो जाएगा 2 नंबर, तानाशाही से मुक्ति दिलाना था। इसके बाद 34 में यानी 44 में आपसे दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, फ्रांस के नाविक, जर्मनी के सम्राट, फ्रांस का सम्राट या रूस का जार। तो 44 का हो जाएगा 3 नंबर, ये कौन थे, तो ये फ्रांस का जो थे सम्राट थे। इसके साथ 45 में आपसे पूछा गया, प्रशासनिक व्यवस्था को तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा लागू की गई संहिता का क्या नाम था, सेंसरशिप, नागरिक संहिता, आपातकालीन संहिता या कॉर्न लॉ। तो 45 का हो जाएगा 2 नंबर, इसका नाम है नागरिक संहिता, 1804 में के नाम से जानते हैं क्योंकि 1804 में ये रिलीज हुआ था। इसका 46 में आता है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, 1789 में, 1805 में, 1804 में या 1815 में। तो 46 का हो जाएगा 3 नंबर, 1804 में हो गई थी। आपको इसका डेट बताना है कमेंट में। 47 में पूछा गया, 1804 में नेपोलियन की संहिता में क्या प्रावधान था, उसका जो संहिता था उसमें क्या प्रावधान दिया गया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार का सुरक्षा, या इसमें से सभी। तो 47 का हो जाएगा डी नंबर यानी चौथा नंबर, इसमें सारा का सारा। 48 में पूछा गया, नेपोलियन संहिता कहाँ लागू किया गया था, केवल फ्रांस में, फ्रांस के नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र में, केवल पेरिस में या पूरे यूरोप में। तो 48 का हो जाएगा 2 नंबर, फ्रांस के नियंत्रण का जहाँ जहाँ क्षेत्र था सारा जगह इस
लॉ को जो था पास किया गया था। 49 में पूछा गया है वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नारीवाद, विकासवाद, मातृसत्ता या महिला आयोग। तो 49 का हो जाएगा 1 नंबर, इसको हम लोग नारीवाद के नाम से जानते हैं। 50 में आपसे पूछा गया है फ्रांस में किनको मतदान का अधिकार नहीं था? संपत्ति विहीन पुरुषों को, सभी महिलाओं को, 1 और 2 दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 40 का हो जाएगा 50 का हो जाएगा 3 नंबर, ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 51 में, जिसमें आपसे पूछा गया है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्ति मिलाकर के नेपोलियन को कब हरा दिया? 1809 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में। तो 15 का हो जाए 51 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी 1815 में इसको हरा दिया गया था। 52 में पूछा गया है मेटरनिख कौन थे? रूस का जार, फ्रांस का सम्राट, ऑस्ट्रिया का चांसलर या प्रसाद का चांसलर। ठीक है, ये प्रसाद क्या है, इसके जगह आप लिख लेना फ्रांस का। तो 52 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, ये क्या थे? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर थे। इसके बाद हो जाएगा 53, जिसमें पूछा गया है 1850 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेजबानी आपका ऑप्शन है मैथ्सनी, रूसो, गैरीबाल्डी या मेटरनिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख के द्वारा किया गया था। कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। 54 में पूछा गया है हैब्सबर्ग साम्राज्य का किन देशों पर शासन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी या दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो 54 का हो जाएगा 3 नंबर, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पर इसका शासन था। इसके बाद 55 में पूछा गया है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? नेपोलियन 3, काउंट काबूर, विक्टर एनामुल या बिस्मार्क। तो 55 का हो जाएगा 3 नंबर, विक्टर एनामुल था। इसके बाद आते हैं 56 में, जिसमें पूछा गया है जूसेपे मेथ्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1804 में पेरिस में, 1801 में रोम में, 1807 ईस्वी में जिनेवा में या 1815 में अमेरिका में। तो 56 का हो जाएगा 3 नंबर, 1807 में जिनेवा में हुआ था। किस मंथ में हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। 7 में आपसे पूछा गया है इटली के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कैमिले दे काबूर या विक्टर एनामुल 2 या जूसेपे मेथ्सनी या मेटरनिख। तो 57 का हो जाएगा 1 नंबर, ये कैमिले दे काबूर के द्वारा किया गया था। इसके बाद 58 में पूछा गया सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किसने किया था? मेथ्सनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने या बिस्मार्क ने। तो 58 का हो जाएगा 3 नंबर, ये मनुष्य थे कौन? तो गैरीबाल्डी। इसके बाद आते हैं 59 में, जिसमें पूछा गया है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1830 में, 1832 में, 1836 में या 1842 में। तो 59 का हो जाएगा 2 नंबर, ये काम 1832 में किया गया था। इसका 16 नंबर में पूछा गया अपनी स्वतंत्रता से पहले यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? ऑटोमन, ब्रिटिश, रूसी या डच। तो 60 का हो जाएगा 1 नंबर, ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। आज हम लोग 70 क्वेश्चन पूरा टोटल करेंगे। ठीक, 61 में पूछा गया किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया? ब्रिटेन को, रोम को, यूनान को या जर्मनी को। तो 61 का हो जाएगा 3 नंबर, यूनान को। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, आप इसको कमेंट में अगर बता देना। तो 62 में पूछा गया यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, काशुत, फ्रांसीसी डिक या विलियम प्रथम। तो ये थे आपके लॉर्ड बायरन। एक टॉप क्लास का क्वेश्चन सब मैं लेके आया हूँ जो प्रीवियसली ईयर में बहुत बार ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक, 63 में दिया गया 1832 में यानी 1832 में किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो 63 का वियना ऑप्शन है, कस्तूनिया है, पेरिस है, वार्सराय है। तो 63 का हो जाएगा 2 नंबर, कस्तूनिया। इसके बाद आते हैं 64 में, जिसमें पूछा गया फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? द जर्मन दार्शनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांसीसी चित्रकार या फ्रांसीसी दार्शनिक। तो 64 का हो जाएगा 3 नंबर, ये फ्रांसीसी चित्रकार थे। कौन सा चित्र इन्होंने बनाया था ये कमेंट में बताएंगे। 65 में पूछा गया किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि या वार्सराय की संधि। तो 65 का हो जाएगा 4 नंबर, वार्सराय की संधि द्वारा ऐसा हुआ था। 66 में पूछा गया है किस अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्ति के आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? रूपक, निर्माण, कल्पनादर्श या संगठन। तो 66 का हो जाएगा 1 नंबर, दैट इज रूपक। 67 में आपसे पूछा गया है टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता हुआ सूरज आदि का प्रतीक क्या कहलाता है? बदलाव, क्रांति, रूपक या यूटोपिया। 67 का हो जाएगा 3 नंबर, इसको हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं। इसके बाद 68 में दिया गया है मारियन किस देश के राष्ट्रध्वज का प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। तो 68 का हो जाएगा 1 नंबर, मारियन जो थी वो किसकी थी?
तो फ्रांस की थी। और आपका जर्मनी की क्या थी, ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद है 69 में, जहाँ पूछा गया है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, मरियन, जर्मेनिया, क्रॉस या कमल। तो 69 का हो जाएगा 2 नंबर जर्मेनिया। 70 में आपसे पूछा है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता है, स्लाव, ओटोमन, ईरान या रूसी। तो ये जो है ये आपका रहेगा होमवर्क, जो आपको होमवर्क में बताना है। ठीक, ये था आपका इसका सेट टू वो भी चैप्टर 1 का सेट 2। आपको क्या करना है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।